हेलो बच्चों, सभी आप सहकुशल होंगे। और जैसा कि हमने कक्षा 11 के लिए इतिहास में इससे पूर्व भी एक वीडियो उन क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक वीडियो डाला गया था, आपको उसके सिलेबस के बारे में और प्रारंभिक अध्याय की रूपरेखा के बारे में कुछ बताया गया था। उसी में आगे आज का जो हमारा टॉपिक था या जो चल रहा था वर्तमान में, वो था प्रारंभिक समय या समय की शुरुआत। जो पहला अध्याय था वो समय की शुरुआत थी। उसी अध्याय को हमें पूर्व जो वीडियो जारी किया गया उससे आगे आज प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में देखा था कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके लिए क्या क्या अवशेष मिलते हैं जो उसकी जानकारी देते हैं, कब उसकी उत्पत्ति हुई थी, क्या स्थिति थी और कौन सी जगह से सर्वप्रथम उसकी उत्पत्ति हुई। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमने इससे पूर्व अध्ययन किया है। अब जो आज समय की शुरुआत का अध्ययन है वो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अफ्रीका में। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ये था कि दो सिद्धांत थे। एक था प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरा था क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ये मानव उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत थे। प्रतिस्थापन मॉडल का मतलब था कि मानव की उत्पत्ति एक स्थान अर्थात अफ्रीका महाद्वीप से हुई थी और यहाँ से संपूर्ण विश्व में ये मानव धीरे धीरे अलग अलग जगह पे जा कर के बसने लगा और उसकी बनावट, उसकी रूपरेखा, उसकी रहन सहन, बोलचाल आदि सभी जो उसका दृष्टिकोण अलग अलग पाया जाता है। जैसे अफ्रीका के लोग काले होते हैं और यूरोप के लोग गोरे होते हैं, यहाँ के लोग छोटे कद के होते हैं, यहाँ के बड़े होते हैं। ऐसा अंतर क्यों? इसके लिए इस सिद्धांत ने कहा था कि काफ़ी लंबे समय उनकी रहने की जो भौगोलिक स्थिति उसके कारण ये धीरे धीरे ये परिवर्तन आता चला गया। और दूसरा था क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस सिद्धांत का ये मानना था कि यूरोप, एशिया अर्थात ये कहता था कि एशिया में अलग मानव हुए, यूरोप में अलग थे और अफ्रीका में अलग, यानी अफ्रीका में अलग प्रकार के मानव हुए उत्पन्न, एशिया में अलग हुए और यूरोप में अलग प्रकार के मानव हुए। सब जगह अलग अलग प्रकार के मानव हुए, उसीलिए इसकी रूपरेखा, उसकी बनावट, उसकी रहन सहन, उनका भौगोलिक ढांचा ये सब अलग अलग पाया जाता है। ये दो सिद्धांत मानव की उत्पत्ति के बारे में थे और इस मानव की उत्पत्ति के बारे में अब इससे आगे हम अध्ययन करेंगे कि मानव की उत्पत्ति हुई तो आदि जो मानव था अर्थात आदि मानव का मतलब था जो प्रारंभिक मानव था वो किस प्रकार से विश्व के दृष्टिकोण में रहता था, कैसा वो खाता था, उसकी क्या दिनचर्या थी, किस प्रकार से उसका जीवन शैली वर्तमान मानव तक पहुंचा। ये सारा अध्ययन अभी हम इसके बारे में आगे करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रारंभिक या आदि जो मानव था वो किस प्रकार से रहने की शुरुआत थी उसकी। आदि मानव जिसको बोला जाता है, आदि मानव की सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रहन सहन की स्थिति, यानी रहन सहन उसका किस प्रकार से था। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तालाब है या नदी जिसको बोलते हैं, इसके पास में ये गुफाएं हैं और ये पेड़ पौधे या फिर जंगल है।
और ये पर्वत पहाड़ के रूप में। तो आदि मानव सबसे पहले इन जंगलों में रहता था, नग्न अवस्था में था, उसके पास कोई कपड़े या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पेड़ की छाल के जो पत्ते होते थे उन्हें वो लपेट करके इन जंगलों में विचरण करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको प्यास लगनी प्रारंभ हुई। प्यास जब लगी तो वो कहाँ पे आ गया? तालाब के किनारे। और तालाब के किनारे आकर के वो पानी की बुझाता था। यहाँ पे भी धीरे धीरे जंगल में कंदमूल खा के आदि को गुजारा करने लग गया। अब इसके बाद में जब बारिश हुई या इस तरह की भयंकर आपदा प्राकृतिक आई तो ये तालाब से गुफाओं की तरफ चला गया और गुफाओं में रहने लग गया। जब गुफा के अंदर चला गया तो इसको लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अर्थात यहाँ पानी, बरसात और इस तरह की सर्दियों में उसको काफ़ी राहत महसूस हुई, इस कारण वो गुफाओं में रहने लग गया। धीरे धीरे वो वापस अपनी पूर्ति के लिए तालाब के पास में ऐसे मौसम में जिसमें गर्मी जिसको बोल सकते हैं उसके आकर के यहाँ बस जाता था और धीरे धीरे पेड़ पौधे उगाने लगे। प्रारंभ में जब उसने देखा कि जंगल में उसको कच्चे मांस के रूप में शिकार करता था तो एक दिन उसने एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ करके फेंक रहा था तो एक चिंगारी निकली और आग लग गई। तो उसने आग का आविष्कार सीख लिया। अब इसी प्रकार से आगे चल करके उसने यहाँ पे पेड़ के नीचे कुछ उसके बीज के माध्यम से अंकुरित हुए छोटे छोटे पेड़ देखे तो उसने खेती करना सीख लिया। धीरे धीरे यहाँ खेती करने के बाद में पशुपालन, पालतू जो जानवर थे, दूध मांस मिलता था, उनको पालने से गया, पशुपालन की विकास हो गया। यहाँ पे बस्ती बना करके रहने लग गया तो ये बस्तियों का विकास हुआ। एक समूह में सुरक्षा के रूप में झुंड में रहने लग गया, जिसका मतलब था जैसे बड़ा जानवर आ गया हाथी तो उसको लगता था कि वो अकेला उसको शिकार नहीं कर सकता, तो 3-4 लोगों ने उसी के रूप के मिलकर के उसका शिकार किया तो उसको लगा सुरक्षा में कैसे रहना है, तो झुंड में रहना सीख गया, यानी सामूहिक रूप से रहना सीख गया। और फिर चाक पहिए का आविष्कार के रूप में ये प्रवृत्ति चलती रही। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें आदि मानव के इसको 3 चीज़ों में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो है संग्रहण, दूसरा है शिकार और तीसरा है अपमार्जन। संग्रहण का मतलब था कि आदि मानव अपनी आवश्यकताओं की जितनी भी चीज़ें थी उन सबको एक जगह इकट्ठा करने लग गया। कई बार उसको लगता था खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो वो क्या करता था, जंगल में जाता और पेड़ पौधे, फल फूट और उनकी जो टहनियाँ होती थी, कंदमूल होते थे, उन सबको तोड़ करके और गुफाओं के अंदर इकट्ठा करना सीख गया और अपनी खाने की सामग्री को वो जुटाने लग गया। जिस प्रकार से आधुनिक रूप से हम ये कह सकते हैं अनाज के भंडारण आप सुरक्षित रूप से रखते हैं विपत्ति के समय, उसी प्रकार से वो भी इकट्ठा करने लग गया। ये तो उसकी संग्रहण व्यवस्था थी। शिकार व्यवस्था में ये था कि जिस प्रकार से वो जंगल से आया, तालाब के किनारे रहता था, तो प्रारंभ में उसने क्या किया कि तालाब के अंदर कुछ मछलियाँ होती थी, छोटी छोटी मछलियों को मार करके वो उसमें शिकार करता था और शिकार करने के बाद में इन मछलियों के साथ में उसके आसपास छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश अन्य प्रकार के होते थे, उनको आने के बाद में शिकार की व्यवस्था करने लग गया। ये उसकी शिकार व्यवस्था थी। अपमार्जन का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जो त्यागी गई हो, अर्थात वेस्टेज पड़ी है, और उसको चुन करके, उसको इकट्ठा करके उसको खाना। इसको एक तरह से वर्तमान में ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भिखारी कचरे में कुछ चीज़ें चुनता रहता है और फिर उनको खाने के रूप में भी सामग्री में काम लेता है, उस प्रकार से वो करता था आदि मानव। रसदखोरी, इसको ये भी बोल सकते हैं रसदखोरी। रसदखोरी का मतलब था कि खाने की तलाश में, यानी खाने पीने की जो सामग्री होती थी उसकी तलाश में वो क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गया। ये उसकी रसदखोरी की स्थिति थी। इसके बाद में हमने देखा था प्रारंभ में कि मानव का 4 रूप था, होमो इरेक्टस, एबिलिस, होमोनाइड, होमो सैपियंस या होमो। इस होमो सैपियंस से जो चिंतनशील बुद्धि हुआ उसके पूर्व रूप में उसने क्या किया कि पत्थर के औजार बनाने लग गया। वो औजार व्यवस्था क्या थी उसकी? औजार व्यवस्था में था कि उसने पत्थर के औजार बनाना सीखा। प्रारंभ में कैसे सीखा? जैसे एक पत्थर था, ये इसको पत्थर कह सकते हैं।
एक दिन क्या किया कि उसने उस पत्थर को धीरे धीरे ऐसे फेंका, तो पत्थर का एक आकार का टुकड़ा इस तरह से टूट गया इसमें से, ठीक है, ये निचला हिस्सा, ये उपला। तो ये इसको लेकर के उसने किसी जानवर पे फेंका, तो उसको लगा कि इस नुकीले पत्थर के माध्यम से वो आसानी से शिकार कर सकता था और आसानी से उसे काटने में काम ले सकता था, जमीन को खोद भी सकता था। तो ऐसी व्यवस्था में उसको लगा कि ये ज़्यादा उपयोगी है, और उपयोगी होने के कारण इस पत्थर के टुकड़े को उसने मुख्य रूप से औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार से उसने कुछ औजारों की व्यवस्था ऐसे की, जैसे एक पत्थर था उसको धारदार बनाने लग गया, अर्थात इसको छीलने लग गया। पत्थर के ऊपर एक दूसरे पत्थर को लेकर के ऐसे कुरेच करके धीरे धीरे वो क्या करता, उसको धारदार बनाता, और धारदार बना करके इस तरह के पत्थर निकलने लग गए उसके टुकड़ों के रूप में, अलग प्रकार की आकृति होती गई। ऐसे पत्थर नुकीले होते थे काटने में, छीलने में, और उसको अन्य प्रकार की सामग्री में काम लेता था। ऐसी व्यवस्था के बाद में अब उसकी सबसे बड़ी जो समस्या थी मानव की, वो ये थी कि वो एक मानव को या अपने रूप के जो मानव को तो उसको समझा कैसे सकता था, या वो किसी जानवर को पकड़ना होता, शिकार करना होता, तो वो किस आवाज़ के तहत उन्हें बुलाता या किस प्रकार से उन पे शिकार करते, या उनकी क्या रूपरेखा होती थी, क्या संकेत होते थे कि जिसके माध्यम से वो सारे इकट्ठे हो जाएं तुरंत। ऐसी व्यवस्था के रूप में हम इसमें देखते हैं कि भाषा शैली का विकास। भाषा शैली का विकास किस प्रकार से हुआ इतिहास में, या आदि मानव ने सबसे पहले कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कैसे बोलना सीखा, या उसका क्या प्रारूप रहा होगा, आदि चीज़ें हम ये देखते हैं, या कब उसका विकास हुआ भाषा शैली का सबसे पहले। तो इसके बारे में देखते हैं कि भाषा शैली सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो ये भाषा का जो रूप था वो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व इस भाषा का प्रयोग हुआ। यानी किसी भी रूप में उसने जो बोला हो, कोई भी शब्द इस्तेमाल किया हो, मौखिक रूप से उसने कोई भी आवाज़ निकाली हो, किसी भी प्रकार से उसका संकेत रहा हो, वो कितने वर्ष पूर्व हो रहा, लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। समझाने के रूप में आदान प्रदान जिसको बोलते हैं हल्का सा, उसका 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ भाषा का प्रयोग, 2 लाख वर्ष पूर्व भाषा प्रयोग जो सबसे पहले उसने किया वो 2 लाख वर्ष पूर्व। एक संकेत के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा जो भाषा शैली की गई वो थी इसकी 40,000 से 25,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 40,000 से 25,000 वर्ष पूर्व। अब बहुत से छात्रों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इन्होंने 40,000 से 25,000 क्यों लिखा है शब्द को, 25,000 से 40,000 क्यों नहीं लिखा। तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ष पूर्व जिसके लग रहा है वो घटते हुए क्रम में होता है और ईस्वी लग रहा है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात इस कंसेप्ट को हम समझने के लिए आपको किसी भी बुक में, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, किसी भी बुक में अगर आपको ये लगता है 2 शब्द मिलेंगे, एक होता है BC जिसका मतलब होता है ईसा पूर्व, एक होता है AD इसका मतलब होता है ईस्वी। BC इसका मतलब होता है इंग्लिश में बिफोर ऑफ क्राइसिस, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से जितनी भी पूर्व घटनाएं हुई वो क्या कहलाती है, BC, ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं BC कहलाती है, ईसा पूर्व। ठीक है, इसीलिए इसको ईसा पूर्व बोला जाता है। ये हमेशा घटते हुए क्रम में होंगी, जैसे 50,000 से 45,000 या 5,000 से 2,000 ईसा पूर्व।
अर्थात इसकी तारीख हमेशा BC का मतलब ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो घटनाएं होती वो घटते हुए क्रम में होंगी हमेशा। ये ध्यान रखना, दिनांक तारीख जितनी भी होंगी या सन होगा वो घटते हुए क्रम में होगा। AD का मतलब होता है आफ्टर ऑफ डेमोनी या आफ्टर ऑफ डेथ। ईसा मसीह जो हुआ उसके बाद में, जो डेमोनी लातिनी शब्द था उसका मतलब था ईसा मसीह के जन्म के साथ ये घटनाएं प्रारंभ हुई जो 0 से लेकर के 1 के रूप में बढ़ते हुए क्रम में चलती है। इसको ये कह सकते हैं जैसे 1920, ठीक है, अभी क्या चल रहा है 2020, यानी 1920 से 2020 ईस्वी, इसके आगे ईस्वी शब्द होगा। तो आप लोगों को जहाँ तक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा BC का मतलब क्या हो और AD का मतलब क्या हो। BC का मतलब हमेशा तारीख घटते हुए, दिनांक के सन तारीख घटते हुए में होगी, और AD का मतलब होगा ये बढ़ते हुए सन के रूप में होगा। यहाँ तक क्लियर? इसीलिए मैंने इसको 40,000 से 25,000 वर्ष पूर्व लिखा है। अब 40,000 वर्ष पूरे हो गए, और सबसे बड़ी बात है कि उसने जो स्वर तंत्र का प्रयोग किया, ए आ ई, अब जो स्वर तंत्र की बात करते हैं वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व मानव ने बोलने का, स्वर तंत्र के प्रयोग में जो मानव ने जो प्रयोग लिया है वो 2000 ईसा पूर्व। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये भाषा शैली का विकास हुआ किस प्रकार से? हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि भाषा शैली का समय तो ये है, और रेडियो कार्बन पद्धति जो हमें पहले भी बताया गया है उसके आधार पे हम इसको जीवाश्म आदि के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन इस भाषा शैली का प्रारंभ हुआ किस प्रकार से? तो इसके लिए बताया गया है तीन प्रकार से। अंग विक्षेप और गुनगुनाना और आह्वान या संकेत करना। अंग विक्षेप का मतलब है कि हाथ पैर आदि किसी भी अंग के माध्यम से हिलाना और उसे कुछ इस तरह से बताना, संकेत करना। ये तो था अंग विक्षेप के माध्यम से। सबसे पहले उसने भाषा, वो मुंह से नहीं बोल पाता था, मौखिक नहीं समझा पाता था, तो उसने क्या है कुछ इस तरह से हाथ करने लग गया, उसका इशारा दूसरे को बार बार करने पे ये समझ में आ गया कि वो ऐसे कहता, ऐसे बार बार करता, तो इसका मतलब था पत्थर उठाओ और शिकार करने चलेंगे। इस तरह से उसका संकेत होता था। दूसरा था गुनगुनाना, वो एक जगह बैठ करके धीरे धीरे गुनगुनाने लग गया, और इससे क्या हुआ, भाषा का स्वर तंत्र मौखिक रूप से होने लगा, भाषा मौखिक रूप से प्रकट हुई। जैसे कई बार आप लोग भी स्नान करते हो तो गुनगुनाते रहते हो, एक गाना आपने निकालते हो तो एक नई भाषा शैली के रूप में होता है। तो ये क्या होता है, गुनगुनाने से भी भाषा शैली का विकास हुआ। तीसरा था आह्वान। अब उसको ये लगा कि मैं उस व्यक्ति को मेरे तक बुलाना है, या हमें यहाँ रहना है, यहाँ से चलना है। अब इसके लिए वो धीरे धीरे कुछ ऐसे संकेत बनाने लग गए कि ऐसा करने से हमें ऐसा करना होगा, ऐसा कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा संकेत करता हूँ तो इसका मतलब ये था। तो सभी जो सामूहिक रूप से लोग थे उनको समझाने के लिए इस तरह के संकेत का भी प्रारूप किया गया। इन तीन चीज़ों की वजह से भाषा का भी प्रयोग आदि मानव ने किया, अंग विक्षेप, गुनगुनाना और आह्वान आदि संकेत के माध्यम से। ये उसकी भाषा शैली का विकास था। तो प्राचीन जो मानव था, आधुनिक मानव तक पहुंचा, होमो सैपियंस बना, चिंतनशील बना, किस प्रकार से आया आपने देखा, ये हल्का सा किसका प्रारूप है। इस प्रकार से प्राचीन समय के प्रारंभ की शुरुआत के रूप में हम मानव को देख सकते हैं। बाकी का हमें नेक्स्ट वीडियो में